इंडियन रियल एस्टेट में एक कॉमन बिलीफ है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी इज मच बेटर देन दी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। लेकिन एक सही कमर्शियल प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करना इतना ईजी नहीं है। एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस आपको 6 से 12% का रेंटल यील्ड देता है, लेकिन ये जो 6% का वेरिएशन है ये बहुत बड़ा होता है। प्लस हम सब ने देखा है कि बहुत बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स में काफ़ी सारे ऑफिसेज खाली पड़े रहते हैं। वो ना ही कभी बिकते हैं और ना ही कोई टेनेंट उसमें लंबे समय के लिए टिक पाता है। अगर आप एक रेडी कमर्शियल स्पेस खरीद रहे हो तो रिस्क इतना नहीं है, लेकिन अगर आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो काफ़ी अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है कि क्या आपको अच्छा टेनेंट मिलेगा, क्या अच्छा रेंट मिलेगा, क्या उसका कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा होगा। और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक डेवलपिंग लोकेशन पे है तो ये रिस्क और बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एक डेवलपर और ब्रोकर तो आपको बोलेंगे ही कि ये लोकेशन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और अगर मार्केट बुलिश है तो बहुत सारे लोग भावनाओं में बह के कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आइडियली आपको ये खुद पता होना चाहिए कि कमर्शियल ऑफिस स्पेस को इवैल्यूएट करते कैसे हैं। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस का कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल यील्ड डिसाइड करते हैं, और कौन सी चीज़ें हैं जिनका इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए बिफोर दे इन्वेस्ट इन टू कमर्शियल ऑफिस स्पेस। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कमर्शियल स्पेस में इन्वेस्ट करने के एडवांटेजेस क्या हैं, उसके एसोसिएटेड चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स क्या हैं, या फिर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन आज का डिस्कशन इज गोइंग टू बी ओनली अराउंड कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस। हेलो एवरीवन, आई एम मोहन भारद्वाज एंड शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला फैक्टर जो एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस का पोटेंशियल डिसाइड करता है वो है लोकेशन। लेकिन लोकेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट ऑब्वियसली आएगा कनेक्टिविटी, के लोग ऑफिस में पहुंचेंगे कैसे, वहाँ की रोड कनेक्टिविटी कैसी है, वहाँ का डिस्टेंस कितना है रेजिडेंशियल हब से, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सिचुएशन है, बस मेट्रो ट्रेन की अवेलेबिलिटी कैसी है, लोग कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पे प्रेफरेबली पहुँचेंगे। ये और क्रिटिकल हो जाता है जब आप एक डेवलपिंग लोकेशन पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ का पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ होता। यूजुअली ये माना जाता है कि फर्स्ट मूवर को एडवांटेज मिलता है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में ये बात हमेशा सच नहीं होती। अगर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में टाइम लग गया तो इनिशियल ईयर्स में कमर्शियल स्पेस खाली रहेगी, जिस वजह से पूरे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस सफ़र कर सकता है। और इवेंचुअली जब पब्लिक इंफ्रा क्रिएट होगा तब तक ये बिल्डिंग पुरानी हो चुकी होगी, इसका चार्म ख़त्म हो चुका होगा, और जिस वजह से इसके रेंटल्स पिकअप करने में बहुत टाइम लग सकता है। So evaluate the current and the future proposed connectivity of the location in detail. लोकेशन का सेकेंड फैक्टर है नेबरहुड, कि उस लोकेशन पे और क्या है, क्या वो एक रेजिडेंशियल हब है या फिर कमर्शियल हब है। अगर कमर्शियल हब है तो उसके आसपास में क्या और प्रीमियम लग्जरी प्रोजेक्ट्स हैं या फिर अफोर्डेबल कमर्शियल ऑफिसेज हैं। ये फैक्टर डिसाइड करेगा कि वहाँ पे किस टाइप का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा एंड इवेंचुअली किस टाइप की कंपनीज आएंगी। अब फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अगर प्रीमियम कमर्शियल हब में है तो वहाँ पे ITES कंपनीज या फिर बड़े कंपनीज के, बड़े ब्रांड्स के रीजनल ऑफिसेज आ सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉपर्टी कहीं रेजिडेंशियल हब के आसपास है तो वहाँ पे आपकी सर्विसेज आ जाती हैं, वहाँ पे प्रोफेशनल्स के ऑफिसेज होते हैं, जैसे बैंक्स हो गए, वहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, क्लिनिक्स, बाथ लैब्स, कोवर्किंग स्पेसेस। बड़ी कंपनीज के वहाँ पे सर्विस सेंटर्स हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज के ऑफिसेज हो सकते हैं। तो बेसिकली नेबरहुड डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप का टेनेंट मिल सकता है, एंड इवेंचुअली टेनेंट डिसाइड करेगा कि आपका लीज टर्म कितना लंबा होगा, आपका रेंटल यील्ड्स कितना ज़्यादा होगा। जितनी बड़ी कंपनी, जितना बड़ा ब्रांड, उतना ही लंबा लीज टर्म और उतना ही आपके स्टेबल रिटर्न्स। तो बेसिकली आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड आपका बजट डिसाइड करेगा कि आपको किस टाइप की लोकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए। लोकेशन का थर्ड एस्पेक्ट है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑफिस स्पेसेस। अब कनेक्टिविटी इन कॉम्बिनेशन विद नेबरहुड डिसाइड करेगी कि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई कैसी है। कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी फाइनल करने के पहले आपको 3 चीज़ें इवैल्यूएट करनी होंगी। सबसे पहले वहाँ पे किस टाइप के ऑफिसेस की डिमांड सबसे ज़्यादा है। दूसरी, वहाँ पे वैकेंसी रेट क्या है, वैकेंसी रेट मतलब वहाँ पे कितने परसेंटेज ऑफिसेस खाली पड़े हैं। और थर्ड, ये वैकेंसी का रीज़न क्या है। ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है जब आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हो। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेचने के लिए बिल्डर्स आपको लीज गारंटी, लीज अश्योरेंस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कमिट करेंगे, और बहुत बार इन्वेस्टर्स इस कॉन्फिडेंस में आके कि बिल्डर सब कुछ देख लेगा इन्वेस्ट कर देते। लेकिन बिल्डर्स बहुत बार अपनी कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर पाते और इन्वेस्टर्स उनके अगेंस्ट में कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन भी नहीं ले पाते।
तो इसीलिए बिल्डर्स के प्रोमिसेस में फंसने से बेटर ये है कि आप खुद से इवैल्यूएट कीजिए कि वहाँ पे कमर्शियल ऑफिस स्पेस की नेचुरल डिमांड कितनी है। ये इवैल्यूएट करने के लिए आपको 4 चीज़ें पता करनी होंगी। नियर बाय प्रोजेक्ट्स में किस टाइप के बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पे अपना ऑफिस क्यों खोला है, वहाँ पे उनका एवरेज रेंटल्स कितना है, नियर बाय प्रोजेक्ट्स का वैकेंसी रेट कितना है। अगर 5% से ऊपर का वैकेंसी रेट है तो इसे अच्छा नहीं माना जाएगा, और वहाँ पे ऑफिसेस खाली क्यों पड़े हैं। दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द करंट गैप बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई। इसके अलावा अगर आप एक डेवलपिंग लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर डिमांड और सप्लाई भी प्रिडिक्ट करनी होगी। इसके लिए आपको ये चेक करना होगा कि वहाँ पे कितने कमर्शियल प्रोजेक्ट्स प्रपोज्ड हैं। जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कमर्शियल प्रॉपर्टी का ग्रोथ हमेशा क्लस्टर में ज़्यादा होता है। प्लस आपको स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़ का विजन भी चेक करना होगा कि वो वहाँ पे और बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट फैक्टर जो एक ऑफिस स्पेस का रेंटल यील्ड और कैपिटल एप्रिसिएशन डिसाइड करता है वो है प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस। इसको हम 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है डेवलपर का ब्रांड नेम। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी तो बहुत डेवलपर्स बनाते हैं, लेकिन बहुत ही कम डेवलपर्स की स्पेशलिटी कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। इसमें भी किसी की स्पेशलाइजेशन होगी मॉल्स बनाने में, किसी की रिटेल स्पेसेस और किसी की ऑफिस स्पेसेस। एक स्पेशलाइज्ड डेवलपर का ब्रांड नेम ही काफ़ी होता है काफ़ी बड़ी कंपनीज को, ब्रांडेड टेनेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसीलिए ये बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है कि आप एक डेवलपर का बैकग्राउंड, उसकी स्पेशलाइजेशन को अच्छे से चेक करें। नेक्स्ट है टाइप ऑफ प्रॉपर्टी। क्या वो एक डेडिकेटेड ऑफिस बिल्डिंग है या फिर वो एक रिटेल प्लस ऑफिस स्पेसेस है। मतलब जहाँ पे नीचे 1-2 फ्लोर में रिटेल आउटलेट्स हैं और ऊपर ऑफिस स्पेसेस हैं। अब यूजुअली बड़े ब्रांड्स डेडिकेटेड ऑफिस बिल्डिंग्स को प्रेफर करती हैं, और जो रिटेल प्लस ऑफिस स्पेसेस होते हैं वहाँ पे आपके छोटी कंपनीज या फिर सर्विस कंपनीज या फिर बड़ी कंपनीज के लोकल ऑफिसेज होते हैं। अब ये कोई थंब रूल नहीं है, बट जनरली ऐसा ही ट्रेंड देखा गया है। अब टाइप ऑफ बिल्डिंग वुड अफेक्ट योर टारगेटेड टेनेंट्स एंड योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है साइज ऑफ प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, उसमें मल्टीपल बिल्डिंग्स है, तो ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो कमर्शियल हब में है या नहीं, क्योंकि एक बड़े प्रोजेक्ट का अपना खुद का एक इकोसिस्टम होता है और कंपनीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं और एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट से एक स्टैंड अलोन बिल्डिंग है तो वहाँ पे नेबरहुड की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो कमर्शियल हब में है या नहीं है। नेक्स्ट फैक्टर है कि प्रोजेक्ट का लुक एंड फील कैसा है। क्या उसे एक लग्जरी, एक प्रीमियम प्रोजेक्ट की तरह मार्केट किया जा रहा है या फिर एक बजट ऑफिस स्पेस की तरह मार्केट किया जा रहा है। उसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, मतलब फ्लोरिंग कैसी यूज़ हुई है, लिफ्ट का ब्रांड कौन सा है, फसाड कैसा लगाया गया है उसके अंदर, उसका ओवरऑल लुक एंड फील कैसा है, क्या वो प्रीमियम है या फिर वो एक बजट है। जो प्रीमियम दिखने वाली प्रॉपर्टीज़, लग्जरी दिखने वाली प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी महंगी होती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स देती हैं। नेक्स्ट आएगा स्ट्रक्चर एंड लेआउट। मतलब एक फ्लोर पे कितने ऑफिसेज हैं, कॉरिडोर की विड्थ कितनी बड़ी है। अगर एक फ्लोर पे बहुत ज़्यादा ऑफिसेज है, कॉरिडोर की विड्थ भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो बहुत ही कंजस्टेड सी फीलिंग देगा, और अच्छे बड़ी कंपनीज ऐसे ऑफिस स्पेसेस को अवॉइड करती हैं। बेसिकली ऑफिस प्रीमाइसेस चौल की फीलिंग नहीं देना चाहिए। इसके अलावा लेआउट में चेक करना होगा कि एक बिल्डिंग में लिफ्ट कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, सभी ऑफिस से उसका डिस्टेंस कितना है, हर फ्लोर पे कॉमन वॉशरूम्स कितने हैं, वो कितने बड़े हैं, उसके अंदर स्पेसिफिकेशंस क्या यूज़ किए गए हैं, फायर एग्जिट कहाँ पे हैं, वहाँ पे कॉरिडोर्स की विड्थ कितनी है, उसका सभी ऑफिस से डिस्टेंस कितना होगा, कॉमन एरियाज़ में वेंटिलेशन कैसे प्लान किया गया है, क्या वहाँ पे सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया है या फिर वहाँ पे नेचुरल वेंटिलेशन है। प्लस जनरली लोगों को खाना खाने के बाद में थोड़ा सा वॉक करना पसंद होता है, तो क्या प्रोजेक्ट में कुछ ओपन स्पेसेस अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या प्रोजेक्ट में सफिशिएंट नेचुरल लाइट आती है या नहीं आती है। इसके बाद आता है कि बिल्डर क्या सर्विसेज और एमिनिटीज़ दे रहा है। जैसे सिक्योरिटी कितनी होगी, क्या वो सिर्फ मेन गेट पे होगी या फिर हर बिल्डिंग के नीचे भी सिक्योरिटी गार्ड्स होंगे। एम्प्लॉयज़ एंटर कैसे करेंगे, कोई RFID मैकेनिज्म होगा या फिर कोई बायोमेट्रिक होगा। बिल्डर पावर बैकअप कितना दे रहा है, कोई कॉमन वेटिंग एरिया है या नहीं, कॉमन वेटिंग एरिया में कोई रिसेप्शन या कोई हेल्प डेस्क होगा, कोई कॉमन पैंट्री या फूड कोर्ट का कोई प्रोविज़न है। आजकल काफ़ी सारे बिल्डर्स जिम भी प्रोवाइड करते हैं। पार्किंग कितनी मिलेगी ऑफिस के साथ में, और विजिटर्स पार्किंग का क्या प्रोविज़न होगा। क्या ऑफिस के साथ में वेटलाइन भी अवेलेबल होगा ताकि लोग अपनी पैंट्री, अपना वॉशरूम अंदर ही बना सकें। क्या बिल्डर ने कोई इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ की है जिससे इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो सकता है, ओवरऑल मेंटेनेंस का कॉस्ट कम हो सकता है। इसके अलावा बिल्डर और क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट किसको दिया जाएगा, क्या बिल्डर कोई लीज सपोर्ट या फिर कोई लीज गारंटी दे रहा है।
अब बिल्डर अपनी सर्विस सपोर्ट की कमिटमेंट पूरी करेगा या नहीं, ये तो डिपेंड करेगा उसकी स्पेशलाइजेशन और उसके पास्ट एक्सपीरियंस पे, बेसिकली उसकी ब्रांड इमेज पे। फाइनली आएंगे यूनिट लेवल फैक्टर्स जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू और उसके रेंट को अफेक्ट करते हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आएगा साइज ऑफ द यूनिट, मतलब वहाँ पे कितने लोग बैठ सकते हैं। सिटिंग कैपेसिटी डिसाइड करेगा कि कौन सा बिजनेस वहाँ से ऑपरेट करना चाहेगा। नेक्स्ट आएगा शेप ऑफ द यूनिट, मतलब क्या वो यूनिट एक प्रॉपर सिमेट्री में है, वो एक सेमी सर्कल है, रेक्टेंगल है या फिर स्क्वायर है, कहीं पे उसमें दीवारें टेढ़ी तो नहीं है, वो कोई एक बहुत ऑड शेप तो नहीं है, यूनिट के बीच में कोई पिलर्स तो नहीं आ रहे हैं, पिलर्स की वजह से कोई स्पेस ब्लॉक तो नहीं हो रही है, कोई जगह वेस्ट तो नहीं हो रही है। एंड थर्ड आएंगे यूनिट के इंटीरियर्स, जैसे फाइबर कनेक्शन कहाँ से आएगा, फायर फाइटिंग की लाइन कहाँ से होगी, एसी की फिटिंग्स कहाँ पे होंगी, ये सारी फिटिंग्स करने के बाद में सीलिंग की हाइट कितनी बचेगी। तो बेसिकली लोकेशन, प्रोजेक्ट और यूनिट के डिफरेंट फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि एक कमर्शियल ऑफिस स्पेस में आपको किस टाइप का टेनेंट मिलेगा और आपका फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन कैसा रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर बिल्डर आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अश्योर्ड रिटर्न्स दे रहा है तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि सेबी ने अश्योर्ड रिटर्न स्कीम्स को इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है। अगर आप रियल एस्टेट में अश्योर्ड रिटर्न्स के बारे में और जानना चाहते हो तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको रेफर कर सकते हो। अगर आप एक फुल्ली फर्निश्ड ऑफिस स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आइडियली आपको एक वैल्यूअर बुला के सारे फिटआउट्स की वैल्यूएशन करा लेनी चाहिए, या फिर आप ओनर से बिल ऑफ क्वांटिटी भी ले सकते हो अलॉन्ग विद दी गारंटी एंड वारंटी कार्ड्स फॉर ऑल दी फिटआउट्स। अगर आप एक प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो टेनेंट कंपनी का बैकग्राउंड अच्छे से रिसर्च कर लो, उसके ऑफिस इंचार्ज से एक बार मीटिंग करके पता कर लो कि उनका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, उनसे ये पता कर लो कि उनका पहले ऑफिस कहाँ था और वो उन्होंने कितने टाइम के बाद छोड़ा। नेक्स्ट बिल्डर से क्लैरिफाई करवा लो कि इस ऑफिस प्रीमाइसेस में क्या टाइप के बिजनेसेस परमिसेबल हैं, क्या टाइप के एक्टिविटीज़ परमिसेबल हैं और किन चीज़ों के लिए परमिशन नहीं है। नेक्स्ट कैलकुलेट योर ओवरहेड कॉस्ट, मतलब खरीदने से पहले कॉस्ट शीट को अच्छे से इवैल्यूएट कर लो, उसमें चेक कर लो कि कहीं पे कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है। बिल्डर से कंफर्म कर लो कि मेंटेनेंस हर महीने का कितना होगा, उसमें कोई एडिशनल चार्जेस तो नहीं है, कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है मेंटेनेंस के अलावा। एंड फाइनली ये इवैल्यूएट कर लो कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी रीसेल में बेचनी पड़ती है तो इसमें कितना टाइम और एफर्ट इन्वॉल्व होगा। दिस इज योर व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ कि मेरे को ये प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है किसी रीज़न की वजह से, तो कितना टाइम और एफर्ट लगेगा। अगेन ये प्रिडिक्ट आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पहले तीनों फैक्टर्स लोकेशन, प्रोजेक्ट और यूनिट को अच्छे से इवैल्यूएट कर चुके हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस। अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक रिटेल स्पेस को कैसे इवैल्यूएट करते हैं तो कमेंट्स में मेंशन कीजिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ में शेयर कीजिए। और अगर आप इंडियन रियल एस्टेट के बारे में और जानना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी तरीके से इंडियन रियल एस्टेट को कवर करता रहूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ। आई एम रोहन भारद्वाज, टेक केयर, हैव फन।